नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार और आप देख रहे हैं सत्यान्वेषी। सत्यान्वेषी का अर्थ है सत्य की खोज करने वाला। और आज हम बात करने वाले हैं शालिनी गुप्ता से। शालिनी गुप्ता को इंडिया में यूं तो लोग सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण की बहन के रूप में जानते हैं, पर शालिनी गुप्ता कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एक जाना पहचाना नाम है। उन्होंने दुनिया की कई बड़े फॉर्च्यून 500 कंपनीज में एज ए सीनियर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और चेंज मैनेजमेंट प्रोफेशनल काम किया है। इसके अलावा शालिनी गुप्ता एक ऑथर भी हैं और उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव कोच, कंसल्टेंट और ट्रेनर की तरह काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पर काफी काम किया है। इन सब के अलावा शालिनी गुप्ता पीस और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने वाली एक्टिविस्ट के रूप में भी जानी जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, शालिनी गुप्ता प्रशांत भूषण की बहन है। उन्होंने अन्ना आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और आम आदमी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में भी उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी। आज हम शालिनी गुप्ता से बात करेंगे प्रशांत भूषण के कंटेम्प्ट केस के बारे में। शालिनी गुप्ता यूएस में रहती हैं, इसलिए आज उनसे वहां के हालात भी जानने की कोशिश करेंगे और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट इश्यूज पर आज हम शालिनी गुप्ता से बात करेंगे। तो आइए अब बिना कोई समय गंवाए हम अपनी चर्चा की शुरुआत शालिनी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि यू हैव टेकन टाइम आउट टू स्पीक टू अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू आवर शो। Thank you, Neeraj, for inviting me to this show. And thank you for doing the work that you're doing through this show, letting people know about important issues. Much appreciated and incredible. Thank you so much. शालिनी जी, सबसे पहले तो अभी आप जहाँ हैं वहाँ की बात कर लेते हैं। तो यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं। सो व्हाट इज इट लाइक देयर? वहाँ पे अभी इलेक्शन में क्या लग रहा है? काफी सारे जो वहाँ की मीडिया है जिसको हम यहाँ फॉलो करते हैं वो काफी डिवाइडेड लगती है। जैसे फॉक्स न्यूज है, वो ट्रम्प के फेवर में काफी बात बोलती है। बाकी सीएनएन वगैरह के सर्वे आ रहे हैं, वो बाइडेन को बता रही है कि वो जीत रहे हैं। तो वहाँ के क्या हालात है और खास करके जो इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे, उनका आपको क्या लग रहा है इस टाइम? कमला हैरिस के आने से कोई खास फर्क पड़ रहा है? उनका काफी सारे लोग जो ट्रम्प को फेवर कर रहे थे, क्या वो अब बाइडेन को फेवर करने लगे हैं? यहाँ पर ऑफ कोर्स इलेक्शन इज लेस देन अ मंथ अवे और पोल्स तो शो कर रहे हैं कि बाइडेन जीत रहा है, काफी अच्छा लीड है, मार्जिन है। ऑफ कोर्स लास्ट टाइम हम लोग सोच रहे थे कि हिलरी क्लिंटन जीत रही है और फिर एंड में इतना अपसेट रिजल्ट हो गया, इसलिए कोई भी इस समय डेमोक्रेटिक पार्टी भी बिल्कुल निश्चिंत होके नहीं बैठ रही है एंड द एफर्ट्स आर कंटिन्यूइंग टिल द लास्ट डे। कम के आने से कितना फर्क पड़ा है इंडियन इलेक्टोरेट पे ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। एक तरफ से देयर इज यू नो ऑब्वियसली ट्रम्प और मोदी की जो दोस्ती है, जो एक दोस्ती दिखाई गई, हाउडी मोदी बहुत बड़ा इवेंट हुआ था ह्यूस्टन में जिसमें 50,000 इंडियन अमेरिकन आए थे बड़े स्टेडियम में और मोदी और ट्रम्प ने एक दूसरे को हग किया था और उसके बाद ये स्लोगन निकला था, अब की बार ट्रम्प, फिर ट्रम्प सरकार। तो मोदी जी ने खुद उसका दिया था असर पड़ा है जरूर। अच्छा, मोदी जी ने खुद स्लोगन दिया। द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार, उसका थोड़ा इंडियन इलेक्टोरेट पे असर है। एक परसेप्शन ये है कि ट्रम्प इज प्रो इंडिया, इंडिया और चाइना और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट में ट्रम्प जो है इंडिया का साइड करेगा और ट्रम्प ट्रेड डील्स में इंडिया का साइड करेगा। इस तरह का एक परसेप्शन है इंडियन अमेरिकन को। तो देयर इज अ सेगमेंट ऑफ इंडियन अमेरिकन जो कि ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं, बट ट्रेडिशनली इंडियन अमेरिकन जो हैं डेमोक्रेट्स रहे हैं ज्यादा, पर बिकॉज ऑफ मोदी एंड ट्रम्प्स रिलेशनशिप वो थोड़ा सा अपसेट हो रहा है। कमला हैरिस की इंडियन रूट्स कुछ लोग एम्ब्रेस कर रहे हैं इंडियन कम्युनिटी में और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ज्यादा ब्लैक है एंड यू नो देयर इज अ बायस, इंडियन कम्युनिटी को ब्लैक्स के अगेंस्ट थोड़ा बायस होता है। तो वो दोनों फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं। इसलिए इस समय वी आर होपिंग कि बाइडेन, आई पर्सनली एम होपिंग दैट ही विल विन, बट इट इज जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक पूरा निश्चिंत होके कोई भी कुछ कह नहीं पाएगा। वहाँ पे कोविड को भी काफी मिसमैनेज किया गया है। लाइक इंडिया, पीपल आर सेइंग दैट यूएस इज वन ऑफ द कंट्री व्हिच हैज नॉट मैनेज्ड इट वेल।
तो उसका आपको लगता है कि कोई खास फर्क रहेगा? और यूएस इलेक्शन में खास करके इस तरह के मुद्दे लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्या यूएस में भी जब इलेक्शन होते हैं तो इंडिया की तरह लोग कास्ट देखते हैं, कौन किसका सपोर्टर है और कम्युनिटी से आता है, ये सारी चीजें वहां पर फैक्टर करती हैं जिस तरह से इंडिया में इलेक्शन होते हैं? तो तुम्हारे 2 क्वेश्चंस हैं उसमें नीरज, मैं दोनों को अलग-अलग आंसर करती हूँ। कोविड का असर ज़रूर इस इलेक्शन पे होगा। इट इज़ एब्सोल्युटली बीन मिसमैनेज्ड एंड द डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज के चार्ट्स अगर देखें तो अमेरिका हैज डन मच वर्स देन एनी अदर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोई भी यूरोपियन कंट्रीज, एंड हमारे डेथ्स भी अब 214,000 से ज्यादा हो गए हैं। तो दैट इज उससे हाफ होते अगर हम सेकेंड ईयर कंट्रीज ने जिस तरह मैनेज किया है उस तरह भी मैनेज करते। बट किसी भी कंट्री में ये नहीं हुआ है अभी तक कि कोविड हैज बिकम अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कि मास्क ना पहनना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाए। उस वजह से ट्रम्प ने अब मास्क पहना नहीं, शुरू से उसको बोला कि होक्स है। अपने ही ओन एडवाइजर्स को, डॉक्टर फाउची को हमेशा वो कॉन्ट्रडिक्ट करता रहा, उनकी एडवाइस नहीं सुनी, उनकी वॉइस को दबा दिया गया। सीडीसी को कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, उनकी गाइडलाइंस नहीं फॉलो करी गई। एक्सपेरिमेंटल मेडिकेशंस को उसने बोल दिया कि ये they can be used. So it has definitely been mismanaged, or it has cost America a great deal in terms of deaths, in terms of economy, jobs lost, all the impacts of it. और अब तो कितना लंबा चलेगा, who is to say? Vaccines में कई तो vaccines pause हो गए हैं, their experimental trial because of at least 3 companies have paused their their trials. So definitely it has cost. And दूसरा क्वेश्चन आपका था कास्ट के बारे में, कि कास्ट और इस तरह की फैक्टर्स, of course caste system is unique to India. There is no such thing as a caste system here, but there is class system, and probably the African American community and blacks are at the lower rung of the class system. And अभी तो जो यहाँ पर रेशियल टेंशन हुआ है, जॉर्ज फ्लॉयड एक आदमी था जिसका पुलिस ने उसके नेक उसको जस्ट फॉर उसकी जिस तरह से हत्या करी गई, और उसको अपने नी के नीचे उसको नेक को दबा के उसको टिल ही जस्ट डाइड, वो उससे बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए नेशन वाइड, और बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ है बहुत सारी सिटीज में, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बट इट हैज रेशियल डिवाइड उससे बहुत ज्यादा, जो कि हमेशा रहा है अमेरिका में, कभी भी गया नहीं है पूरी तरह से, वो एकदम से उभर के ऊपर आया है, और वो फैक्टर जरूर प्ले करेगा इन दीज इलेक्शंस। तो एक तरफ द माइनॉरिटीज और अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है जो कि ज्यादा डेमोक्रेटिक रहती है, और दूसरी तरफ वाइट सुप्रीमेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो लोग फील करते हैं, जिनको ये भड़काया गया है कि भाई आप लोग माइनॉरिटी में हो जाओगे वेरी सून, एंड ये कंट्री जो है इज गोइंग टू बी ओवररन बाय पीपल ऑफ कलर एंड अदर पीपल हु आर बीइंग अलाउड बाय डेमोक्रेट्स टू कम इन विली निली, और मैक्सिकन्स आके वो रेपिस्ट एंड मर्डरर्स हैं, और वो साउथ से आते हैं, इसलिए हमें वॉल बिल्ड करनी चाहिए। इस तरह का रेटोरिक बहुत किया गया है, और दीज फैक्टर्स विल प्ले इनटू द इलेक्शन। ओके, शालिनी जी, अब थोड़ा इंडिया पे आते हैं। सबसे पहले आपके घर से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ दिनों पहले, खास करके के लास्ट 2 महीने आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहा होगा, जब आपके भाई प्रशांत भूषण का कंटेम्प्ट का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो उस समय प्रशांत जी ने एक स्टैंड लिया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है और उसके लिए वो कोई माफी नहीं मांगेंगे। उनको कन्विक्ट कर दिया गया था, पर जब सेंटेंसिंग पे हेडिंग हो रही थी तो कोर्ट ने काफी बार ऐसा सजेस्ट किया कि अगर वो माफी मांग लेंगे तो उनको किसी तरह की सजा नहीं होगी। पर उस समय भी प्रशांत जी ने मना किया माफी मांगने से, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें मैं बिलीव करता हूँ। तो काफी सारे लोग जो प्रशांत जी को पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके माइंड में एक टेंशन था कि क्या पता कंटेम्प्ट केस के अंदर में 6 महीने तक का जेल दिया जा सकता है, तो क्या पता प्रशांत जी को कहीं जेल हो जाए।
तो आपके फैमिली में इस चीज को लेके कैसा माहौल था? प्रशांत जी ने तो खुद कहा कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे जेल जाने को भी, तो आप लोग क्या उनको ये कह रहे थे कि माफी मांग लो, खत्म करो, या फिर आप लोग सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं जेल जाओगे कोई बात नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं? आप लोगों का क्या उस पर स्टैंड था पूरी फैमिली का? नीरज, देखो, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वो बहुत फ्रीडम फाइटर्स, दोनों ने साल साल भर ब्रिटिश जेल में बिताया है. माय फादर हैज गॉन टू जेल फॉर 2 weeks फॉर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट एक्टिविटी. तो हमारी फैमिली जेल जाने से डरती नहीं है, बट जेल की, मैं तो बड़ी हुई हूँ अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की जेल हार्डशिप की स्टोरी सुनकर. और my father has also talked about, and there is significant hardship inside any jail in India. And तो ये कंसर्न जरूर पूरी फैमिली को था कि जेल जाएगा तो जेल में the hardships are there, the safety issue कि जेल में कितना सेफ होगा. But my father was the first person to say कि नहीं, माफी नहीं मांगना, और जेल जाने से किसी को डरना नहीं चाहिए. सबसे पहले उन्होंने ये स्टैंड लिया और बोला कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, माफी तो किसी हालत में नहीं मांगनी है, क्योंकि ये एक एफर्ट था उसकी आवाज को दबा के और पूरे देश में एक दहशत का माहौल पैदा करने का. उस एफर्ट को नाकाम करना बहुत जरूरी था, और उसके लिए अगर हमारी फैमिली को कुछ हार्डशिप उठानी पड़ती तो उसके लिए फैमिली तैयार थी. शालिनी जी, सही. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जैसा इंडिया में आप प्रशांत जी के साथ हुआ, उनकी वॉइस ऑफ डिसेंट को दबाने की कोशिश की गई, और अक्रॉस इंडिया काफी सारे एक्टिविस्ट हैं जो अभी भी जेल में बंद हैं, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है तो उसके ऊपर यूएपीए एनएसए टाइप की लॉ लगा के और उसको जेल में डाल दिया जाता है. कहने को इंडिया यूएस ये दोनों ही वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, तो इसमें अगर हम इंडिया और यूएस को कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है कि वहां पे भी क्या ऐसा होता है यूएस में, क्या आप वहां पे कोर्ट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, और अगर आप बोलते हैं तो आपको वहां पर भी कुछ ऐसे लॉ हैं क्या जिसके अंदर में उठा के पुलिस जेल में डाल देती है और उसके बाद महीनों तक बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी सुनवाई के जेल में पड़े रहते हैं काफी सीनियर एक्टिविस्ट, एकेडमिशियंस, स्टूडेंट्स, इस तरह के लोग? तो आप कैसे कंपेयर करती हैं इंडिया और यूएस को इस मामले में? नहीं, मैं बहुत कुछ सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन इंडिया एंड यूएस राइट नाउ इन लास्ट 4 years of Trump's rule and the last years of Modi's rule, and especially जिस तरह से हेट को आपस में लड़ाई करा के लोगों ने अपना वोट बैंक. बट इस मामले में फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी का उतना ज्यादा इरोजन अभी यूएस में नहीं हुआ है. इसलिए फ्रीडम ऑफ मीडिया भी अभी रिलेटिवली फ्री है. काफी कुछ मीडिया है जो ट्रम्प के अगेंस्ट बोलता है, और उनके अगेंस्ट कोई ऐसा लॉ नहीं है जिससे कि जेल में डाल दिया जाए. और एक्चुअली ज्यादातर ये मीडिया, CNN को देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स को देख लीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट को देख लीजिए, ये लोग काफी खुल के ट्रम्प को क्रिटिसाइज करते हैं. इंडिविजुअल्स तो करते ही हैं, और अभी ये डर नहीं है कि अगर कुछ बोलोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा. ये जो फैसिस्ट ऑनस्लॉट हो रहा है इंडिया में कि जो भी मुंह खोले, जो भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ये तो बहुत ही एकदम लास्ट स्टेजेस ऑफ इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी है और बहुत ज्यादा डीपली कंसर्निंग है. एंड आई एम थैंकफुल कि अभी अमेरिका उस स्टेज पे नहीं है. तो ये जो अभी आप कह रही हैं जिसको कि फासिस्ट रिजिम है इंडिया में, इस पे कुछ दिनों पहले प्रशांत जी और शांति भूषण जी दोनों का ये कहना था कि ये वर्स देन इमरजेंसी टाइम्स हैं. जब इंदिरा गांधी के टाइम से अगर कंपैरिजन करें, जब भारत में इमरजेंसी लगी थी, तो दिस इज वर्स देन दैट. तो आप भी इस बात से अग्री करती हैं क्या कि अभी इमरजेंसी से भी बुरे हालात है भारत के? I think they are in a better place of judgment to make that comment, because मेरे father तो मतलब एक्टिव थे उस टाइम पे, तो उन लोग का जजमेंट उस बारे में ज्यादा इन्फॉर्म्ड हैं वो लोग. इमरजेंसी में बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स को उठा के जेल में डाल दिया गया था. आई डोंट थिंक कि इस समय ऑपोजिशन को इस तरह से उठा के जेल में डाला गया है, बट इस समय ऑपोजिशन काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है नहीं इंडिया में, तो वो इंडिया में थ्रेट प्रॉबेबली कम है रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट को.
रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट को प्रॉब्ली थ्रेट ज्यादा एक्टिविस्ट से है जो आवाज उठा रहे हैं। एक्टिविस्ट चाहे वो लॉयर्स हों, प्रोफेसर्स हों, स्टूडेंट्स हों, बहुत से अलग अलग फील्ड से आते हैं, और उन लोगों के ऊपर जो आप बोल रहे हैं कि ऐसे फॉल्स चार्जेस लगाए जा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए उनको जेलों में डाला जा रहा है, वो बिल्कुल सही है और बहुत डीपली कंसर्निंग है। और एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी वेरी वेरी सिवियरली कंसर्न्ड अबाउट दिस, बिकॉज इससे ये दिखाया जा रहा है कि ये हम खाली नाम की डेमोक्रेसी रह गई है इंडिया में, और फिर कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं है उसकी, क्योंकि कोर्ट्स भी अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो ये जो चीज हो रही है कि सारे इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए हैं क्योंकि कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रह गया है, वो बहुत डीपली कंसर्निंग है। शालिनी जी, आपने काफी हेटफुल इन्वायरमेंट की बात की। यूएस में भी और इंडिया में भी काफी, जो जैसे आपने वहाँ पे ब्लैक लोगों के बारे में बताया कि वहाँ पे जो वाइट सुपरमेसिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि तुम लोग माइनॉरिटी में आ जाओगे, ब्लैक सी कंट्री में ज्यादा हो जाएंगे। सिमिलर कंडीशंस इंडिया में है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। तो ये जो हेट है वो ग्लोबल टूल बनता जा रहा है, खास करके पॉलिटिकल क्लास के लिए। इस चीज को लेकर प्रशांत जी जैसे लोग काफी इंडिया में आवाज उठाते रहते हैं। आपने भी वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, यूनाइटेड फॉर पीस, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए, और उसकी अब तक कुछ एक्टिविटी हो पाई है, उसको वो कैसे ग्रो कर रही है, उसके क्या कुछ प्लान्स हैं? थैंक यू नीरज। तो हम लोग ने कुछ और एक्टिविस्ट ने मिलके ये लॉन्च करी है ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड फॉर पीस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ज्योग्राफिकली हम लोग किसी सिटी या कंट्री में लिमिटेड नहीं है, इसका दायरा पूरी तरह खुला हुआ है। हमारा मिशन है टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टॉलरेंस, इंक्लूजन, नॉन वायलेंस एंड पीस। तो हम लोग तीसरे का काम करते हैं। हम इंटरफेथ का काम करते हैं, जहां हम अलग अलग कौम के लोगों को दूसरों की रिलीजन के बारे में सिखाते हैं, उससे एक्सपोजर क्रिएट करते हैं और रिस्पेक्ट सिखाते हैं। और फिर हम लोग क्रॉस कल्चर काम करते हैं। अमेरिका तो मेल्टिंग पॉट है, यहाँ पे बहुत कंट्रीज से लोग आए हुए हैं, अपना उनका जो हेरिटेज कल्चर है अपने अपनी कंट्रीज का वो लेके आए हैं। उस कल्चर को, उस डिवर्सिटी को एक एसेट की तरह देखना रादर देन समथिंग दैट विल ब्रिंग द कंट्री डाउन, वो हम सिखाते हैं लोगों को। और तीसरा हमारा नॉन वायलेंस पे काम है। हम लोग फॉलोअर्स हैं ऑफ गांधी, मार्टिन लूथर किंग, गांधी से और बहुत से एक्टिविस्ट जो इंस्पायर हुए हिस्ट्री में, और नेल्सन मंडेला, और इन सब की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है टू द वर्ल्ड, जो कि कुछ कुछ हद तक वर्ल्ड भूलती जा रही है, उसको हम लोग और प्रोपगेट करते हैं, सिखाते हैं। और शिकागो तो एक सिटी है जहाँ बहुत वायलेंस होता है, गन वायलेंस भी बहुत स्ट्रांग होता है। एवरी वीकेंड दर्जनों लोग की डेथ हो जाती है गन वायलेंस से। तो हम लोग, हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साउथ साइड में गन वायलेंस पे काम करती हैं, उनके साथ मिलके भी काम करते हैं। और अभी गांधी जी की 151st बर्थडे पर हम लोग ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से के साथ मिलके एक रेशियल जस्टिस स्टेटमेंट इशू किया, जिसपे हमने अपना सपोर्ट फॉर रेशियल जस्टिस ऑफर किया। But at the same time, we ask that all protest activities should be non-violent with no destruction to property. तो वो हम लोग ने किया, और फिर एक इवेंट किया which we called गांधी Non-Violence Rally, और उसमें हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आके बोले why the non-violent path is not only the right path, but it is an effective path. Why it is a path that can help you get to your mission through a completely non-violent method. वो बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा, मीडिया ने भी उसको कवर किया। और इस तरह के 3 प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, और बहुत सारी और पीस और इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनर करते हैं। बिकॉज आवर बिलीफ इज कि जब हमारा मिशन सेम है तो फिर हम लोग साथ में मिलके वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, कि एक दिन हमारी कलेक्टिव आवाज इज स्ट्रॉन्गर देन द लॉबी फॉर guns, violence, hate, and war. So हम लोग का organization has achieved quite a lot from the time it was launched.
In the Chicagoland area, now it is recognized and well known as a peace organization. शालिनी जी, अब इसके एंड में मैं एक इम्पोर्टेंट इशू पे आपसे बात करना चाहूंगा। आपका काफी सारे बड़े कॉर्पोरेट से भी रहा है रिलेशनशिप, उसमें आपने काफी सारे ह्यूमन बिहेवियर और इन सब चीजों पर भी आपका काम रहा है। इंडिया में पिछले कुछ दिनों से खास करके यूपी के हाथरस में जो रेप केस हुआ, उससे एक काफी एक माहौल बना है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट में। ऐसा ही माहौल निर्भया के टाइम पर भी हुआ था, पर बहुत ज्यादा कुछ ग्राउंड पर चेंज होते हमें दिखता नहीं है। केवल अगर आप यूपी की बात करें तो एक मंथ में एनसीआरबी का डाटा है कि एक मंथ में 87 रेप्स होते हैं। मतलब हर रोज 3 लोगों का रेप, 3 बच्चियों का, 3 लड़कियों का रेप सिर्फ यूपी में हो रहा है। और इसमें डिस्टर्बिंग ये है कि कई सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ऐसे बेहुदा किस्म का बयान दे देते हैं कि लड़कियां कपड़े छोटे पहनती हैं इसलिए रेप होते हैं, लड़कियों के माँ बाप संस्कार नहीं देते हैं इसलिए रेप होती है, मोबाइल फोन यूज करती हैं, बॉयफ्रेंड बनाती हैं इसलिए उनका रेप होता है। तो मेरे माइंड में आता है कि यूएस जैसे कंट्री में वहां पर तो लड़कियां ऐसे साड़ी पहन के, सलवार पहन के दिन रात नहीं रहती, और वहां पर तो इस तरह से हीनियस रेप्स की घटना इतनी तो सुनने को नहीं मिलती जितना इंडिया में है। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि रूट कॉज क्या है और इसकी सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? रूट कॉज इसका बहुत सारी चीजें हैं, पर हम अपने काम में, आपने मेरा कॉर्पोरेशंस में काम को रेफर किया, चेंज मैनेजमेंट का काम, ह्यूमन बिहेवियर, टीम में वगैरह का काम मैं करती थी सालों तक। देयर इज द फ्रेज वी यूज कॉल्ड शैडो ऑफ द लीडर, कि जैसा लीडर बिहेव करता है उसके फॉलोअर्स भी वही पैटर्न पे चलने लगते हैं। इंडिया में लीडरशिप क्या है? इंडिया में आप देखिए, जो लोग सब लीडर्स, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, सबसे बड़े लीडर्स हैं जिनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और वो पार्लियामेंट में 1/3 से ज्यादा लोग हैव चार्जेस ऑफ सीरियस इश्यूज, मर्डर, रेप एंड एक्सटॉर्शन। तो जब ऐसे लोग हाईएस्ट लेवल ऑफ सत्ता पे बैठे होंगे तो फिर देन देयर इज, दैट इज द शैडो दैट इज बीइंग कास्ट एंड दैट इज व्हाट पीपल विल फॉलो। और फिर उसके बाद सेकंड रीजन है कि कोई सिस्टम्स वर्क नहीं करते। पुलिस का देख लीजिए तो पुलिस सिस्टम वर्क नहीं करता, वो भी पॉलिटिशियंस के कंट्रोल में रहता है। तो ऐसे लोगों के अगर कंट्रोल में है पुलिस तो वो फिर कई बार विक्टिम को ही ब्लेम करेगा, विक्टिम के ही ऊपर चार्ज लगा देती है। फिर कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स में भी कोई सुनवाई नहीं है, वो सालों सालों तक केस तारीख पे तारीख जो एक यूज किया जाता है वो चलती रहती है। और आजकल तो बिल्कुल ही कोर्ट्स आर हैव ऑन द नीज इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो बहुत सारा ये सब केम टू लाइट जब प्रशांत का ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस चल रहा था, कि कितना ज्यादा सुप्रीम कोर्ट जैसा इंस्टीट्यूशन भी झुक गया है गवर्नमेंट के सामने। तो ऐसे माहौल में जब उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं लगता लोगों को, और कल्चरली हम लोग ने विमेन की पोजीशन को इक्वल दर्जा देने के लिए वो चेंजेस की नहीं है। अभी भी कास्ट सिस्टम जो इतना अनइक्वल सिस्टम था, विमेन का सब्जुगेशन जो इतना अनइक्वल सिस्टम है, वो सब चल रहा है अभी भी कल्चरल। तो इसके पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे कारण मिला के इस तरह का माहौल है कि रोज इतने रेप्स होते हैं। शालिनी जी, जो आपने अभी बताया उसमें कि हमारे लीडर्स पार्लियामेंट में कितने सारे हैं ऐसे लीडर्स जिनके ऊपर काफी सीरियस चार्जेस हैं, मेरा लास्ट क्वेश्चन बस आपसे यही होगा कि ये लीडर्स अपने आप तो पहुंचते नहीं हैं पार्लियामेंट में, उसको आम जनता, हम लोग ही उनको चुनकर वहां पहुंचाते हैं। और उसमें भी पॉलिटिकल डिवाइड इतना ज्यादा है हमारे कंट्री में कि लड़कियां भी जो अपने गवर्नमेंट को, अपनी पार्टी को सपोर्ट करती हैं, जैसे अगर यूपी का एग्जांपल ले, वहां पे बीजेपी के गवर्नमेंट है, तो जो औरतें, जो लड़कियां, एजुकेटेड लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां, वेल अवेयर लड़कियां, वो भी, उनको लगता है कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वो वहाँ गवर्नमेंट को डिफेंड करने आ जाती हैं। और फिर अगर ऐसी कोई कंस्पिरेसी थ्योरी लाई जाती है कि लड़की का रेप हुआ ही नहीं था और उसको उसके माँ ने और उसके भाई ने ही मार दिया, और जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट क्लियरली काफी सीवियर इंजरीज क्लियरली बताती हैं, पर फिर भी ऐसे तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। और जो लोग पॉलिटिकली इतना ज्यादा डिवाइडेड हैं और इशू पर बात नहीं करते हैं, तो आपको लगता है कि केवल इस मुद्दे पर बात करें, विमेन
वीमेन क्राइम्स के बारे में, तो लोगों को इनसे ऊपर हटके कि कौन किसके पार्टी का है, खास करके खुद महिलाओं को आगे आके और इसके बारे में यूनाइटेड होके और इसके अगेंस्ट वॉइस उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए। औरतों को ही एकजुट होना पड़ेगा और औरतों को ही ये अपनी बैटल खुद अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और उसके लिए इंडिपेंडेंट थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। अभी यही डाइकोटमी यूएस में भी आपको देखने को मिलती है कि इंडियन अमेरिकन पेरेंट्स किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बट जो यंग जनरेशन है वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करती है, वो अलग इश्यूज पे करती है, पर वो अपनी वॉइस इट मेक्स इट फेल्ट, वो अपने पेरेंट्स को भी बताती है कि नहीं, जो आप सोच रहे हैं, जिस तरह आप एक्ट कर रहे हैं वो गलत है। वो ही एक इंडिपेंडेंस यूथ को और विमेन को अपनी थिंकिंग में और अपने एक्शंस में लानी पड़ेगी और एक साथ जुड़ना पड़ेगा। अभी ये जब हाथरस का इंसिडेंट हुआ तो मैंने एक कविता पढ़ी, किसी ने लिखी थी, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। वो कविता बहुत बढ़िया लिखी गई थी, पर बहुत स्पॉट ऑन थी कि भाई अपनी लड़ाई लेने के लिए तुम एक साथ एकजुट हो जाओ और अपनी लड़ाई का प्राण अपने हाथ में रखो और खड़े हो जाओ। तो मुझे भी लगता है कि ये बहुत जरूरी है और ये होना चाहिए और इसके लिए इंडिपेंडेंट थिंकिंग बहुत जरूरी है। तो क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग आज इंडिया में यूथ को भी जरूरत है, विमेन को भी जरूरत है। थैंक यू शालिनी जी, आपने इतना टाइम निकाला एंड यू हैव टॉक टू अस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर शो। Thank you, Neeraj. It was my pleasure to be here talking to you today. And God bless you and that you continue all this good work. Take care. थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। अंत में जाते जाते मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ सुनो द्रौपदी तुम शस्त्र उठा लो कविता के साथ, जिसका जिक्र शालिनी गुप्ता ने किया। इस कविता को हाथरस की घटना के बाद एक्टर ब्रजेश हिरजी ने दोहराया था और ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो आप भी देखिए इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। भाई, गांधी जयंती के अवसर पर क्या बढ़िया तोहफा प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश ने देश को, गांधी जी की याद में, है ना। कहते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। तो खड़क से याद आया, मेरे मित्र हैं अभिलाष थपलियाल, उन्होंने मुझे एक बढ़िया कविता भेजी पुष्यमित्र उपाध्याय की, जो मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा आपको। कहते हैं कवि कि छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, धुत बिछाए बैठ शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो दुशासन स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है, होठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। Shame on us collectively as a nation. हाथरस, बलरामपुर, गोरखपुर का पीपीगंज, बधोई, पिछले 48 से 72 घंटे में 18 रेप केसेस के मामले सामने आए हैं उत्तर प्रदेश से। और हाथरस को, जिसको एकाएक कंटेनमेंट, कोविड कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया, वहां इस वक्त अपर कास्ट की एक प्रोटेस्ट रैली चल रही है अगेंस्ट वन ऑफ देयर ओन बीइंग नेम्ड एज एन अक्यूज्ड इन द रेप केस। तो अब कहां गया रे कोविड कंटेनमेंट जोन। खैर, महात्मा गांधी की याद में जय हिंद दोस्तों।